कैसे हैं आप सब भाई। चलो शुरू करते हैं नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भाई देखो, सीधी सी बात है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसका मतलब इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इट यूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, या तो भाई ये एनर्जी यूज करेगा एटीपी हाइड्रोलिसिस की फॉर्म में, या फिर ये जो एनर्जी यूज करेगा ये यूज करेगा आयन ग्रेडियंट की एनर्जी। आयन ग्रेडियंट्स की एनर्जी। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इट अकर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है ये भी। और क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसका मतलब ये मूवमेंट, ये कहां से कहां मूवमेंट कराएगा? ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कराएगा। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के लोअर कंसंट्रेशन से उनको कहां भेजेगा? ये हायर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन की तरफ इनको लेके जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, तो ये दो टाइप्स का होता है भाई, टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप का होता है ये? एक होता है भाई प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है भाई इसका टाइप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी आएगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी आएगी। और जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होगा इसमें एनर्जी कहां से आएगी? जो एटीपी हाइड्रोलिसिस ने आयंस इधर उधर पहुंचा रखे हैं उनसे एक आयन ग्रेडियंट बन जाता है, तो उस आयन ग्रेडियंट से जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का यूज करके ये मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करेगा। अब पहले देखते हैं एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। पहले बात करते हैं भाई प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो भाई प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसको भी डिवाइड कर दिया आगे फोर टाइप्स में। फोर क्लासेस ऑफ पंप्स आते हैं भाई इसमें। कौन कौन से हैं वो फोर क्लासेस ऑफ पंप्स, और उनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला है भाई पी क्लास पंप। पी क्लास पंप्स, ठीक है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में इसको पी क्लास पंप क्यों कहते हैं। दूसरा है वी क्लास पंप, वी क्लास पंप्स। थर्ड इज एफ क्लास पंप्स, और लास्ट दैट इज फोर, इट इज एबीसी पंप। एबीसी पंप। अब इन पंप्स को एक एक करके पढ़ते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें तो कई बार तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताओ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में से इनमें से कौन सा पंप आएगा या कौन सा पंप नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। या फिर जो अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं पी क्लास पंप पे। तो हम पहले पी क्लास पंप को अच्छे से देखते हैं। देखो पी क्लास पंप में क्या होगा,
पी क्लास पंप देखो भाई कैसे होते हैं। सबसे पहले आप भाई सिंपल है, वो बात तो हमने पहले ही आपको बता दी है कि इसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी किससे आएगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस से आएगी। ठीक है, तो जो पी क्लास पंप होते हैं दे हैव ए स्पेशल प्रोटीन, दे हैव ए स्पेशल प्रोटीन which have ATPase activity, ATPase activity। तो इसका मतलब ये क्या करेगी, ये एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराएगी। एटीपी का क्या कराएगी, हाइड्रोलिसिस कराएगी। इसका एग्जांपल देखो, इसका वन ऑफ द फेवरेट एग्जांपल ऑफ एग्जामिनर इसका है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप कैसा होता है भाई, ये देखो ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पंप कुछ ऐसा सा होता है भाई, इसमें दो प्रोटीन तो होती है कैटालिटिक सब यूनिट और दो इसकी होती है रेगुलेटरी सब यूनिट। दीज आर कैटालिटिक सब यूनिट and these are regulatory subunit। कैटालिटिक सबयूनिट एंड रेगुलेटरी सबयूनिट। कैटालिटिक सबयूनिट को बोलते हैं अल्फा और रेगुलेटरी सबयूनिट को बोलते हैं बीटा। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, ये एक टेट्रामर है, टेट्रामर जिसमें अल्फा 2 बीटा 2 ये इसकी सबयूनिट है। अब दो सब यूनिट तो हमें दिखाई दे रही है, दो सब यूनिट क्या है, दो सब यूनिट इसके पीछे है, ठीक है। और जो ये अल्फा सब यूनिट होती है इसमें नीचे यहाँ पे तीन प्रोटीन्स भी लगी रहती है, ऐसे तीन प्रोटीन लगी रहेंगी। दिस इज कॉल्ड ए डोमेन, ए डोमेन। ए डोमेन इज मेम्ब्रेन डोमेन, मेम्ब्रेन डोमेन। मेम्ब्रेन डोमेन का मतलब है ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। दिस इज पी डोमेन, दिस इज पी डोमेन। इस पी डोमेन के अंदर, इस पी डोमेन के अंदर यहां पे क्या होगा भाई, इसमें एक एस्पार्टेट अमाइनो एसिड होता है। क्या होता है इसमें, यहां पे एक एस्पार्टेट दिख रहा है ना, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड। और इस एस्पार्टेट अमाइनो एसिड पे ही हमेशा क्या होता है भाई, फॉस्फोराइलेशन होता है। और तीसरा होता है एक ये एंड डोमेन, तीसरा होता है एंड डोमेन। और इस एंड डोमेन के पास ही, इस एंड डोमेन के पास ही क्या होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। ये इस एंड डोमेन के पास ही एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। अब इसका फंक्शन देखते हैं, हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गई भाई, ये टेट्रामर है, दो अल्फा सबयूनिट दो बीटा सबयूनिट। बीटा सबयूनिट को रेगुलेटरी सबयूनिट बोलते हैं, अल्फा सबयूनिट को कैटालिटिक सबयूनिट बोलते हैं। और अल्फा सबयूनिट के पास भी तीन छोटे छोटे प्रोटीन्स और होती हैं, ए डोमेन, पी डोमेन एंड एन डोमेन। ए डोमेन जो होता है वो मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, पी डोमेन पे एस्पार्टेट रेजिड्यू होता है अमाइनो एसिड जहां से फॉस्फोराइलेशन होता है, और एक होता है एन डोमेन जिसपे एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है। अब देखो ये फंक्शन कैसे करता है, ये फंक्शन कैसे करता है, इसके फंक्शन पे आते हैं भाई। मैं ये चीजें हटा देता हूं भाई यहां से, आपको डायग्राम दोबारा बनाना है, आपको ये वाला डायग्राम दोबारा से बनाना है। देखो ये काम कैसे करता है, हमेशा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हमेशा याद रखना सेल के बाहर नमक ज्यादा होता है। ये एक लाइन याद रखना, हमेशा क्या होता है, सेल के बाहर नमक ज्यादा होता है। नमक ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो सोडियम की कंसंट्रेशन है, सोडियम की कंसंट्रेशन हमेशा बाहर की तरफ ज्यादा होगी, और सेल के, दिस इज साइटोसोलिक फेज, इसके अंदर सोडियम कम होगा। और अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम इसके अपोजिट होता है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा होती है
और बाहर की तरफ कम होती है। तो इसका क्या काम होता है भाई, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का, इट ये 3 सोडियम मॉलिक्यूल को आउट करता है एंड 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल को इन करता है। 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को क्या करेगा, अंदर भेजेगा। देखो कैसे भेजता है, देखो ये कैसे भेजता है। तो देखो जो ये इसकी अल्फा सब यूनिट थी, जो इसकी अल्फा सब यूनिट थी, यहां पे थी 3 ये सोडियम बाइंडिंग, सॉरी 3 सोडियम बाइंडिंग साइट, ग्रीन कलर से दिखाते हैं। दीज आर 3 सोडियम बाइंडिंग साइट और 2 होती है इसमें पोटेशियम बाइंडिंग साइट, 2 होती है इसमें पोटेशियम बाइंडिंग साइट। अब होता क्या है, इसको सोडियम को बाहर की तरफ भेजना है, तो ये क्या करेगा, यहां पे 3 सोडियम आएंगे, ये 3 सोडियम आए और साथ में यहां पे क्या आएगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल आएगा। वो एटीपी मॉलिक्यूल आके और इस एंड डोमेन पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट इसकी, दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, जैसे ये एटीपी इसके साथ बाइंड होगा, ये मॉलिक्यूल जाएंगे और ये कहां पे अटैच हो जाएंगे, ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे बैठ जाएंगे, ये बैठ गए भाई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में ये इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इस एटीपी का, इस एटीपी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होगा। और वो कैसे होगा हाइड्रोलिसिस, सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एडीपी प्लस पीआई। ठीक है, और जो ये पीआई मॉलिक्यूल है, ये पीआई मॉलिक्यूल है, इट विल बाइंड टू दिस डोमेन, इसमें फॉस्फोरिलेट हो जाएगा। यहाँ पे जो एस्पार्टेट था उसके साथ फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। जैसे ही एस्पार्टेट के साथ इसका फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, इस ऊपर अल्फा सबनेट में एक कंफर्मेटरी चेंज होगा और ये 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे, 3 सोडियम बाहर की तरफ चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये तो हो गया, ये बाहर चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो यहाँ पे बाहर पोटेशियम है, जैसे ये बाहर आए तो ये पोटेशियम वाली बाइंडिंग साइट एक्टिव होगी और ये दोनों पोटेशियम आके यहाँ पे बाइंड कर गए। ठीक है, यहाँ पे ये बाइंड कर जाएंगे, ये बाइंड कर गए यहाँ पे। तो मैं ये भी लिख देता हूं आपको, थोड़ा सा इजी भी रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है भाई, फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 3 सोडियम बाइंड हुए हैं प्लस एटीपी आया है, प्लस यहाँ पे क्या है एटीपी। आपके नोट्स में अच्छे से मैंने एक अच्छी फिगर दे रखी है, वहां से आपको बस फिगर देखते ही समझ में आ जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ये जो 3 सोडियम थे, 3 सोडियम दे मूव्स आउट, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, पोटेशियम बाइंड करेगा, पोटेशियम बाइंड टू दिस अल्फा सबयूनिट। ठीक है, इस अल्फा सबयूनिट से बाइंड करेगा। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में डीफॉस्फोराइलेशन होगा। फिफ्थ स्टेप में होगा डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि यहां से ये हट जाएगा। तो जैसे ही ये फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हट के यहां से नीचे आया, तो साथ साथ ये दोनों मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे। कितने, 2 पोटेशियम। ये इसकी वर्किंग है भाई। ठीक है, और वापस से फिर से एक्टिव हो जाएगा नए सोडियम को लेने के लिए। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि बताओ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है। और ऑप्शन में आपके पास ऐसा दिखे मिलेंगे आपको ऑप्शन 3 सोडियम इन 2 पोटेशियम आउट, 2 सोडियम इन 3 पोटेशियम आउट, 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन, 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम आउट, ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप हमेशा ये याद रखना कि सेल के बाहर हमेशा नमक ज्यादा होता है। नमक ज्यादा होता है इसका मतलब बाहर क्या है, सोडियम ज्यादा है, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है।
यहाँ पे ज्यादा है सोडियम, फिर भी यहाँ से क्या कर रहा है, सोडियम को बाहर फेंक रहा है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन फेंक रहा है। तो इसलिए 3 सोडियम को ये बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को ये क्या करता है यहाँ पे अंदर लेके आता है। ये इसमें से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत 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 फेवरेट है टीचर्स का एग्जाम, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोडियम अंदर जाएगा या पोटेशियम बाहर जाएगा। तो आपको ये याद रखना, हमेशा सोडियम इसमें बाहर जाएगा। उसके बाद आते हैं भाई इसी के दूसरे एग्जाम्पल पे, पी क्लास पंप के, और क्योंकि इसमें फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इसलिए इनको पी क्लास पंप बोला जाता है। इसका सेकंड एग्जाम्पल है भाई, इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है भाई वो है कैल्शियम एटीपीएज इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम एटीपीएज इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सेम वैसा ही होता है। इसमें भी ये भी एक टेट्रामर है और इसके अंदर भी क्या है भाई, एक ही अल्फा सब यूनिट और 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट। ठीक है, यहाँ पे सेम वही डोमेन है, ए डोमेन, पी डोमेन, एन डोमेन। ठीक है, और अब की बार यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एस आर ल्यूमन, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये ईआर है, ठीक है, तो इस ईआर का ये बीच वाला पार्ट है ये यहाँ पे, एंड दिस इज साइटोसोल। देखो वैसे तो एसआर ल्यूमन में क्या होता है, एसआर ल्यूमन में कैल्शियम ऑलरेडी ज्यादा होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैल्शियम है, बट फिर भी ये क्या करेगा, कैल्शियम को बाहर भेजेगा। और कितने कैल्शियम को बाहर भेजेगा, 2 कैल्शियम को बाहर भेजेगा, 2 कैल्शियम को ये बाहर भेजता है। कैसे भेजता है देखो, फॉर एग्जाम्पल ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, सेम वही क्या क्या हुआ भाई, दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पे आके एटीपी बाइंड करेगा। जैसे ही एटीपी बाइंड करेगा, ये 2 कैल्शियम मोलिक्यूल ये जाके इसमें यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ बाइंड करेंगे और फिर इसका एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा भाई इस वाले डोमेन पे, ये हो गया हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस हुआ इसमें कंफर्मेशनल चेंज होगा और दोनों कैल्शियम क्या चले जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो आपको बस इसकी वर्किंग पे इतना क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, इसमें पूछते हैं कि भाई कैल्शियम एटीपीएज या कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोसोल टू एसआर ल्यूमन किसके थ्रू होता है, वो होता है भाई कैल्शियम एटीपीएज के द्वारा। ऐसा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसका एक और एग्जांपल अभी थोड़ी देर में करवाएंगे वो एग्जांपल, उससे पहले हम देखते हैं अभी, उससे पहले देखते हैं सेकंड क्लास हमारी, दैट इज वी क्लास पंप। वी क्लास पंप, they are present in vacuoles and lysosomes. They are present in vacuole and lysosomes. तो वैक्यूल और लाइसोसोम में कैसे प्रेजेंट है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए सेल, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक क्या है, दिस इज ए वैक्यूल, या फिर यहाँ पे क्या है, ये एक वैक्यूल है या फिर लाइसोसोम है। तो इसमें इस तरीके से प्रेजेंट रहता है भाई ये पंप, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पंप प्रेजेंट है। और इसमें भी 2 सब यूनिट है यहाँ पे भी, इसमें इसकी 2 सब यूनिट कौन कौन सी है भाई, ये है इसकी V0 सब यूनिट एंड दिस इज V1 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और इसका काम क्या होता है भाई, देखो ऑलरेडी लाइसोसोम में क्योंकि भाई पीएच क्या करना है, यहाँ पे हमें एसिडिक पीएच करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा है, पर फिर भी ये साइटोसोल से क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस को अंदर की तरफ भेजेगा अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो V1 सब यूनिट V1 सब यूनिट होगी यहाँ पे, इस V1 सब यूनिट से क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस, एटीपी से क्या बन जाएगा, एडीपी प्लस पीआई। सो दीज आर वी क्लास पंप। आपके नोट्स में मैंने इसकी एक अच्छी सी फोटोग्राफ आपको दे रखी है। उसके बाद थर्ड क्लास पे आते हैं।
उसके बाद इसकी थर्ड क्लास पे आते हैं। एंड थर्ड क्लास क्या है भाई? थर्ड क्लास है एफ क्लास पंप। एफ क्लास पंप, ठीक है। दे आर प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है। दे आर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल membrane and thylakoid membrane, thylakoid membrane of chloroplast. They are present in the inner mitochondrial membrane or thylakoid membrane of the chloroplast. अब देखो ये कहां पे प्रेजेंट है? फॉर एग्जांपल हम दोबारा से एक सेल बनाते हैं, ये छोटी सेल बनाते हैं अब की बार। ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ये इनर मेम्ब्रेन बना लेता हूँ, ठीक है। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक ये इनर मेम्ब्रेन है, एक ऐसी आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं विच टेक्स पार्ट इन 4 तरह की प्रोटीन होती है भाई, आपको बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से करवाएंगे। which takes part in electron transport chain, electron transport chain, which takes part in electron transport chain। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब यहां से इलेक्ट्रॉन पास होता है NADH और FADH से, तो यहाँ पे क्या होता है भाई? हाइड्रोजन इधर की तरफ मूव होते हैं इनसे, इन प्रोटीन से, इस तरीके से। तो होता है क्या भाई इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन का ग्रेडियंट बन जाता है और इसी में फिर क्या होगा, इसके साथ यहाँ पे लगा रहेगा एक और पंप जिसका नाम है एफ क्लास पंप। और वो एफ क्लास पंप कैसा सा होता है? एफ क्लास पंप एक जैसे टरबाइन होती है ना अपनी, वैसा सा होता है। इस टरबाइन में मैं एक सिंपल सा अगर मैं बनाऊं तो ये इस तरीके का बना रहा हूं मैं। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आपको हम उसमें बताएंगे भाई, ठीक है। तो ये क्या करता है? देखो अभी तक हमने जितने भी पंप देखे हैं उनमें सब में एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बट यहाँ पे क्या करता है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एफ क्लास पंप है इसमें एटीपी का सिंथेसिस होगा। एटीपी का क्या होगा? सिंथेसिस। इसमें होगा एटीपी का सिंथेसिस, क्योंकि इसमें एटीपी इन्वॉल्व है इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें होता कैसे एटीपी का सिंथेसिस? जब जो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, जब 4 हाइड्रोजन इस सबयूनिट से पास होते हैं, दिस इज F0 सबयूनिट एंड दिस इज F1 सबयूनिट, ठीक है। इसके भी नाम है, जैसे उसके V0 और V1 था, ऐसे ये F1 सबयूनिट और F0 सबयूनिट। तो जब ये 4 हाइड्रोजन यहां से पास होंगे तो यहाँ पे ADP प्लस PI मिलके क्या बना देगा? एक ATP मॉलिक्यूल का जनरेट कर देगा। तो आपको ये याद रखना है कि F क्लास पंप में ATP का सिंथेसिस होता है and they are present in the inner membrane of mitochondria and they are also present in the thylakoid membrane of the chloroplast। ये आपको इसमें से याद रखना है। अब आते हैं फोर्थ पे, एबीसी पंप। फोर्थ इज एबीसी क्लास पंप। ये एबीसी क्लास पंप कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल दिस इज ए सेल, ठीक है, और ये हम सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे लगे रहते हैं इस तरीके से एक पंप, ठीक है। इनमें क्या होता है भाई? इनमें भी 2 डोमेन है, ये भी टेट्रामर है एक, ठीक है। इसको एबीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बोला जाता है एक्टिन बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन, इनको बोला जाता है एक्टिन बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन, एबीसी इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जो ये एबीसी क्लास का पंप है, इसकी भी 4 सब यूनिट है। इसमें से 2 सब यूनिट होती है टी सब यूनिट, इनको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट,
ठीक है। और जो दूसरी होती है, दूसरी ये होती है एक्टिन बाइंडिंग सब यूनिट या न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग सब यूनिट। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग सब यूनिट, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग सब यूनिट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा एडीपी में प्लस में पीआई में। इसका फंक्शन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके फंक्शन पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या काम करता है, तो इट ट्रांसपोर्ट मोलिक्यूल अक्रॉस टू लीफलेट, ठीक है। ये मोलिक्यूल का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा इनर लीफलेट, मेम्ब्रेन की इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में। हमने क्लास के स्टार्टिंग में एक फ्लिप फ्लॉप मॉडल पढ़ा था, फ्लिप फ्लॉप मॉडल। फ्लिप फ्लॉप मॉडल का मतलब ये था कि कुछ जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं मेम्ब्रेन में, ये मॉलिक्यूल कभी कभी यहां से अपर वाले लीफलेट में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप करवा रहा है, ये लिपिड मॉलिक्यूल का नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ये कौन करवा रहा है भाई, ये एबीसी क्लास पंप करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। और इनका पता कैसे चला था, एटीपी हाइड्रोलिसिस की डिस्कवरी कैसे करी थी इनकी डिस्कवरी करी थी इन फ्लोरोसेंट इन सीटू फ्लोरोसेंस क्वेंचिंग एसे से, क्वेंचिंग एसे। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो बीच बीच में आपको ये टेक्निक्स बताता हूं ना, इन टेक्निक से बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बताओ ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की डिस्कवरी कौन से एसे से होगी, या फिर एपीसी क्लास जो पंप है उनकी वर्किंग किस मेथड से डिस्कवर की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने पैच क्लैम्प टेक्निक बताई है आपको बीच में, जैसे मैंने एक और भी बताया था आपको, अगर आपको याद है तो, प्रोटीन और लिपिड्स को का मोजाइक फैशन कैसे पता चलता है, किस टेक्निक से पता चलता है, जो हमने फ्रैप पढ़ा था वो। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो ये कैसे पता चला, इन सिटू फ्लोरोसेंस का मतलब ये है, इन सिटू फ्लोरोसेंस क्वेंचिंग ऐसे कि फॉर एग्जांपल ये हम एक पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं इस तरीके से, एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक ये, इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि भाई दिस इज आउटर लीफलेट and this is inner leaflet, this is outer leaflet, this is inner leaflet। इन सिटू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल से अलग इसको निकाल लिया इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। वैसे ही जैसे हमने उस क्लास में पढ़ा था ना कि अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर वाटर में डिसोल्व कर देंगे तो तीन टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। तो दिस इज लाइपोसोम, सो दिस इज लाइपोसोम। इसमें एक इनर लीफलेट है, एक आउटर लीफलेट है। हमने यहाँ पे क्या करा भाई, और साथ में यहाँ पे ये भी लगा हुआ है भाई ये। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं और अगर आप ऐसी ट्रिक्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप लाइफ साई मेंटर्स फ्रॉम दी प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। जय हिंद।